सेफ्टी के बारे में भी बताएंगे और जो भी पर्पज है उसके बारे में हम सबको बताएंगे। Good evening. Myself Sam Hajirapuri, working with Institution of Safety Engineers India, that is charity organizations working in the field of safety and environment with objective to prevent accident, protect environment and minimize losses during disasters. वो मेरा नाम शाम हाजरामपुरी हुआ, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स इंडिया रायपुर से आए हुए हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट के फील्ड में काम कर रहा है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से। मैं इस संस्था से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और इस फील्ड में 16 इयर्स एक्सपीरियंस है और जो मेरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इंजीनियर है और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल साइंस से है BIT ग्रुप, PDIS RLI से है, निवोस IGC है, पोस्ट ग्रेजुएट ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी है, PhD स्कॉलर है। इसके अलावा कई भी अपने निवोस IGC दूसरे भी कोर्सेज किए हुए हैं जिसमें एब्रोड का भी एक्सपीरियंस मोर देन 3 इयर्स है। तो आज का जो टॉपिक है, सेफ्टी डिपार्टमेंट से बात हुई थी तो इन्होंने बताया था कि एक सेफ्टी अवेयरनेस से रिलेटेड एक प्रोग्राम, तो हमने कई टॉपिक सजेस्ट किया तो इन्होंने बताया कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ही 1 आवर्स का अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करवा दीजिए। तो फाइनली प्लान हुआ कि ISO 45001, क्योंकि ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ही इंटरनेशनल कोड है, इसी पे हम लोग क्या है कि ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि थोड़ा ISO के बारे में भी जानकारी हो जाएगा और एक प्लांट में या इंडस्ट्री में सेफ्टी का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम लोग सही वे से सेफ्टी के सिस्टम को हम लोग क्या है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अपना क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड में हम लोग जाएंगे तो जैसे अपना IS इंडियन स्टैंडर्ड 18001 आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, सेम ये ISO है, मगर क्या है कि हम लोगों का जो कोर्स रहता है एक तरह से बोल सकते हैं कि उसमें पूरी तरह एक तरह से जो न्यू वर्जन या रिवाइज टाइप के कंटेंट ये सब नहीं रहते हैं। तो हम लोग ISO के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं ISO है क्या। ISO के बारे में कोई बता सकता है फुल फॉर्म? कोई बता सकता है कि हम करें? बोलिए सर। और कोई बताएगा? ठीक, और कोई? तो ISO जैसे इंटरनेशनल थोड़ा देखने में ISO कई लोग सोचेंगे कि I का फर्स्ट बताना है, S का सेकेंड, O का लास्ट में बताना है, मगर इसका क्या होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO एक अंतर्राष्ट्रीय टाइप का बोल सकते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जिसका पर्पस क्या है कि जो वर्ल्ड है यानी विश्व में कुछ ऐसा कोर्स बनाया जाए कि हर कंट्री उसको अडॉप्ट करे और एक ही जैसा वर्क करे। नहीं तो हो सकता है कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, या पानी का एक बोतल रखा हुआ है, जैसे आप लोग क्या है कि इससे रिलेटेड IS कोड भी होगा कि pH कितना मेंटेन करना है, TDS, तो ये भी कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ही जो पैरामीटर्स है उसको लेके क्या बनाए जाते हैं। तो ISO उसी पे वर्क करता है कि एक ऐसा कोड तैयार किया जाए जिसका क्या है कि हर कंट्री उसको अडॉप्ट करे और उसके अनुसार वर्क करे। ये क्वालिटी से भी रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से, और जैसा हम इस पे बात कर रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से। और ISO वर्क कर रहा है 1947 से। 1946 में इन लोगों का प्लान था कई कंट्री का कि कुछ इस तरह का संस्था बने कि जहां एक जगह से कोई कोर्स को, स्टैंडर्ड को हम लोग क्या है कि बनाए और पूरा कंट्री उसको उसका पालन करे। तो 1947 से ये रन हो रहा है और ये पहले क्या था ISO जो 45 2018 आया है, तो पहले क्या था ब्रिटिश स्टैंडर्ड था BS यानी OSHA 18001 था, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी असेसमेंट सीरीज, और क्या है वो सुप्रेस होके अभी क्या है कि ISO में ये कन्वर्ट हो गया है। और इसका जो हम लोग बात करेंगे कि हाँ इसमें क्या है कि कई क्लाउड दिए हुए हैं, और जो आप लोग बात करते होंगे कि जैसे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, ट्रेनिंग हो गए, या जो भी है, जो भी एलिमेंट्स हो गए, आइटम्स हो गए, पैरामीटर्स हो गए सेफ्टी से रिलेटेड,
ये सभी आ जाएंगे। अगर इस कोड को क्या है कि हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो एक मान के चलिए कि मैक्सिमम जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का कंप्लायंस होता है वो फुलफिल हो सकता है। इसमें ट्रेनिंग से लेके बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिक ढांचा से लेके ऊपर तक आते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि अपना जो फैक्ट्री है, अभी तो क्या है कि नया कोड आ गया है, द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशन कोड, मगर अभी क्या है कि बहुत से स्टेट में क्या है कि ये सब अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो क्या स्टेट फैक्ट्री रूल्स ही चल रहा है। तो जब इस स्टैंडर्ड के थ्रू जाएंगे तो हम लोग क्या है कि जो इस स्टैंडर्ड के थ्रू अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें क्या है कि फिर आपका जो रिक्वायरमेंट है जो सेफ्टी से रिलेटेड वो फुलफिल हो जाता है। तो इसमें कई क्लाउज है, उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे स्कोप आते हैं, 10 क्लाउज इसमें दिया गया है। स्कोप आते हैं, सेकंड क्लाउज में नॉर्मेटिव रेफरेंस आता है, थर्ड में टर्म एंड डिफिनेशन आता है, फोर्थ में आएगा कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर फिफ्थ में आता है लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन आता है, फिर आगे इसके आता है प्लानिंग आता है, फिर सपोर्ट आते हैं, ऑपरेशन आता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आता है और इम्प्रूवमेंट आता है। ये 10 क्लाउड के अंदर जो भी सेफ्टी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट वो सब दिया गया है, सब क्लाउड वाइज। और उसको क्या है कि अगर स्टेप वाइज हम लोग क्या है कि इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सभी फुलफिल हो जाते हैं। जैसे आप क्या है कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए, नए एम्प्लॉय आते होंगे तो इंडक्शन होता होगा, आपके पास सेफ्टी पॉलिसी है, ऑडिट कराते होंगे, या टाइम टू टाइम सुपरविजन हो गया, इंस्पेक्शंस हो गए, सेफ्टी कमेटी मीटिंग हो गए, तो ये सब एक तरह से इस कोर्स के पार्ट। तो ये तो नॉर्मल अपने इंस्टीट्यूट का ये बेसिक था। अब प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यही समझिए कि थोड़ा आईएसओ के बारे में जानना है और इस सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और वर्क प्लेस से एक्सीडेंट को कैसे रोक सकते हैं। और आईएसओ का सर्टिफिकेशन का भी आप लोग नाम सुने होंगे कि आईएसओ 9001, 14001 या 14001। इस आईएसओ सर्टिफिकेशन हम लोग क्यों लेते हैं, कुछ बताएंगे? आईएसओ सर्टिफिकेशन कोई भी इंडस्ट्री क्यों लेती है? तो ये तो मान के चलिए एक क्रेडेंशियल से इंडस्ट्री का क्या है कि एक मार्केट में जैसे हम लोग क्या 9001 लेते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इससे ये शो होता है कि हमारी इंडस्ट्री जो क्वालिटी से रिलेटेड पैरामीटर हमको इंश्योर करना या कंप्लायंस इंश्योर करना, हम इंश्योर करते हैं तब ये सर्टिफिकेशन हमको मिला हुआ। वैसे ही 4501 की बात कर रहा हूँ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका भी मतलब यही हुआ कि अगर ये सर्टिफिकेशन हम लोग लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी कंप्लायंस करना है वो हमारी कंपनी करती है। और ये देखेंगे कि क्या है कि आजकल इसका क्रेज इसलिए बढ़ा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर में जाए, जैसे हम लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या है कि जितने भी एमएनसी कंपनियां हैं ये आईएसओ सर्टिफिकेशन ढूंढती है। अगर उनसे हम बिजनेस करना चाहें तो ये ढूंढती है कि हाँ आपकी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है कि नहीं। ऐसे एब्रोड में भी देखेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंस है। और आईएसओ लेने का मतलब ये होता है कि आजकल क्या है कि आईएसओ ऐसे भी मिल जाते हैं, मगर एक अच्छी कंपनी के लेने का मतलब ये होता है कि इससे रिलेटेड जो भी कंप्लायंस एप्लीकेशंस है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, पैरामीटर्स है, पहले क्या है कि फुलफिल करना है, एक प्रॉपर वे से क्या है ऑडिट्स होगा। और क्या है कि जब आप जो भी इसके पैरामीटर्स है उसको फुलफिल कर लेते हैं तो फिर क्या है कि सर्टिफिकेशन ये सब मिलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे जैसे इसका क्लाउड हम बता रहे थे स्कोप। स्कोप आईएसओ स्कोप में क्या आता है, ये सेफ्टी के बारे में थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गए, अपना नेशनल भी बोल सकते हैं। और ये क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री उसको क्या है कि फॉलो करता है। और इंटरनेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड हो गए तो ऐसे कोई भी लॉ रेगुलेशंस कोड्स जो वर्क प्लेस पे रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, तो क्या है कि उसको जब हम लोग अडॉप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो क्या है कि कंप्लायंस को फुलफिल कर रहे हैं और फिर क्या है दुर्घटना को रोक सकते हैं। और ये जरूरी इसलिए है कि देखेंगे कि इंडस्ट्री में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। एक डाटा है ये आईएसओ से ही दिया गया है कि
7,700 पीपल डाई ईच डे, ये वर्ल्ड का डाटा दिया हुआ है। और एनुअल देखेंगे तो 2.78 मिलियन, मिलियन का मतलब हो गया 2.78 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 6, मैंने इतना लोगों का क्या है कि डेथ हो जाता है। और जो बेसिक प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं क्या, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें नेचुरल कॉज बहुत कम ही रहता है, 2-3% एग्जांपल ले लीजिए, ज्यादातर जो होते हैं तो ह्यूमन एंड मैकेनिकल फेलियर ही होते हैं। ये 2.78 मिलियन सही है, बहुत ज्यादा है। आईएसओ का डाटा है, उन्होंने कलेक्ट किया है वर्ल्ड ओवर से, ज्यादा है, पूरे दुनिया का है, दुनिया का डाटा है, इंडिया का डाटा नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा है। क्योंकि क्या आईएसओ कोई पार्टिकुलर एक कंट्री के लिए काम नहीं करता, जो भी कोर्स स्टैंडर्ड बनाते हैं तो क्या है कि सभी को कंसीडर करके, तो हम लोग देखेंगे कि मैंने 15 सेकंड में क्या है एक वर्कर्स का डेथ हो जाता है। और यही सब को रोकने के लिए हम लोगों को क्या है कि कोर्स, ये सब कोर्स का पालन करना है। कोर्स में जो रेफरेंसेस गाइडलाइन दिया जाता है उसको अडॉप्ट करके क्या है कि हम लोगों को एक्सीडेंट को रोकना है। तो एक तो ये लॉजिक हम लोग बोल दिए कि ठीक है एक्सीडेंट रोकने के लिए, मगर एक एग्जांपल लीजिए, आप लोग यहाँ पे किस पर्पस से आए हुए हैं, अभी बताइए लोग यहाँ पे किस पर्पस से आए हुए हैं, बोलिए एकदम फ्री माइंडेड बोलिए। ट्रेनिंग अटेंड करने, प्लांट में क्यों आते हैं, काट करते हैं, काट क्यों करते हैं, बोलिए, डरने की जरूरत नहीं है, आपसे भी हमको सीख के जाना है, तो जीविका चलाने के लिए। तो आप जीविका चला रहे हैं मतलब कि क्या है कि आपको नौकरी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं यहाँ नौकरी मिली हुई और आपकी जीविका चल रहा है, यानी जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, अपना और परिवार को सरवाइव कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं होगा, किसी कारणवश मानते हैं कि घाटा हो गया या कुछ मेजर घटना हो गया जिसकी वजह से बंद हो गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, या इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्री कहीं भी लगती है तो वहां देखेंगे उसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों रहते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं भी ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट में यही सब आएंगे कि हाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गए, कंट्री का भी इकोनॉमी क्या है कि बढ़ेगा। फिर इसके अलावा क्या निगेटिव में क्या है कि जैसे क्या है कि पोल्यूशन ये सब आ गए, एक्सीडेंट्स ये सब आ गए। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन जैसे रन हो रहा है तो हम लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं, नहीं रन होगा तो फिर कोई गारंटी नहीं। एक गवर्नमेंट भी प्लांट है, एग्जांपल ले लीजिए, गवर्नमेंट जॉब दी हुई है, अगर मानते हैं कि हाँ प्लांट बंद हो गए और दूसरा कोई प्लांट नहीं है, यहाँ पे क्या है कि पोजीशन सब भरा पड़ा है और बहुत ज्यादा एम्प्लॉय है, तो पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को जॉब दे ही देगा, रिटायरमेंट देगा, या जो भी एज पर उसके गाइडलाइन या प्रोसीजर होगा उसके अनुसार तो क्या है कि मैंने आपको जॉब से हटाएगा ही। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाँ जैसे आपसे हम बात किए कि हाँ प्लांट क्यों आते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से रन हो रहा है और रन कराने वाले आप ही लोग हैं, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे आप भी जॉब में दूसरे को भी मौका मिलेगा कि नई वैकेंसी कुछ ओपन होगी, दूसरे भी व्यक्ति आएंगे। और ये क्या है कि एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट तब तक आता रहेगा जब तक प्लांट अच्छा से रन होगा। और बिजनेस को सक्सेस कराने के लिए कई पैरामीटर्स की जरूरत है, जैसे क्वालिटी की भी बात हो रही थी, उसमें उसके साथ साथ एक सेफ्टी भी। जैसे अभी देखेंगे कि यहाँ सेफ्टी एक ऐसी चीज है कि छोटा सा भी इवेंट होता है। अभी देख रहे थे हम 2 दिन पहले का एक घटना, ये रायपुर प्लांट का था, श्री सीमेंट, ऐसे ही देखे थे, कोई माइनर ही फायर था, कोई नुकसान नहीं है, नहीं होता है कि बोरी है कहीं फेंका है पकड़ ली हुआ, देखिए सोशल साइड पे इधर फायर लगा नहीं तब तक फैला हुआ, तो उससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में नाम खराब होता है, नुकसान हो नहीं। और फाइनली क्या है कि बिजनेस ये सब पे इम्पैक्ट आता ही। हम लोग क्या है कि डायरेक्ट कॉस्ट को देख लिए कि हाँ बहुत कम दिख रहा है, मगर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। और जो एमएनसी बता रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो फिर क्या है कि जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड या कुछ प्रोडक्ट बना लिए तो ये सब पे तो बहुत ज्यादा जाता है। आपसे तभी जुड़ेंगे जब क्या है कि जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, जैसे क्वालिटी से, सेफ्टी से, सबको आप फुलफिल करें। तो इसलिए क्या है कि ये जरूरी है कि हम लोगों को स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, एक्सीडेंट को रोकना।
तो एक तो हो गया कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग्स एक्सीडेंट को रोकना। दूसरा कंप्लायंस ऑब्लिगेशन लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि कुछ बड़ी घटना हो जाएगी तो क्या है, फैक्ट्री पे तो केस होगा। जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स होते हैं या मानते हैं कि एनवायरमेंटल से रिलेटेड कुछ पोल्यूशन रिलीज हो गए, या जैसे आपने भोपाल कांड का नाम सुना होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड्स का लीक से हुआ था, तो क्या फैक्ट्री ये सब पे केस लॉन्च होंगे, फैक्ट्री इफेक्टेड होगी। फैक्ट्री इफेक्टेड होगी तो उससे जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं सभी इफेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी ही इफेक्टेड होगा। यहाँ भी क्या प्लांट रन हो रहा है तो कई कंडक्टर जुड़े होंगे, सब कंडक्टर जुड़े होंगे, सप्लायर जुड़े होंगे, तो सभी कुछ इफेक्टेड होगा। तो इसलिए क्या है कि सेफ्टी हम लोगों को जरूरी है कि एक तो एक्सीडेंट रोकना है, दूसरा क्या है कि जो गवर्नमेंट के कंप्लायंस होते हैं उसको हम लोगों को क्या है कि फुलफिल करना है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे स्कोप का, जो उसका तलाव जाता है, इसमें हम नहीं जा रहे हैं, टाइम कम है। तो स्कोप के बारे में बात कर रहे थे कि ISO 4501 का स्कोप क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप क्या है। स्लाइड वाइज नहीं जाएंगे, ब्रीफ में बताएंगे इसका स्कोप क्या है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डिजायर रखता है, जो विश करता है कि हमको फैक्ट्री के अंदर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के परफॉर्मेंस में इंप्रूव करना, वर्क प्लेस पे रिस्क को कंट्रोल करना, दुर्घटना रोकना है, तो फिर क्या है कि वहां पे वो इस सिस्टम को एडॉप्ट करता है। जैसे अपना क्या है कि इंडिया में जो IS 18001 बताया ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो क्या है कि ये जाएंगे तो ये सब रिवाइज टाइप के वर्जन होते हैं। इसमें जो कंसल्टेंट एक्सपर्ट रहते हैं तो कहीं भी इसका देखेंगे तो इसमें ज्यादा जो कंटेंट रहते हैं, और क्या है कि कैसे हम लोग इजीली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी के सिस्टम को एडॉप्ट करें। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादातर टर्म जो यूज करेंगे वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, वर्क प्लेस पे रिस्क को कंट्रोल करना है, दुर्घटना को रोकना है, वो क्या है कि इस कोड को एडॉप्ट कर सकता है। अब जैसे ऑब्जेक्टिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स है तो उसको आपको अचीव करना है तो वो इस कोड को एडॉप्ट कर सकता है। जैसे आगे भी दिया हुआ है टू प्रिवेंट इल हेल्थ एंड इंजरी। तो स्कोप का जो फर्स्ट क्लाउज बताया, तो स्कोप में यही बताता है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट विशेस टू कंट्रोल वर्क प्लेस रिस्क, इंप्रूव organizational occupational health safety performance that can follow to this course, this standards। तो स्कोप में यही कहता है। सेकेंड में नॉर्मेटिव रिफरेंस जो है, इसमें क्या है कि सेकेंड में नॉर्मेटिव रेफरेंस, इस कोड में को बनाने में कोई रेफरेंस ये सब का नहीं लिया गया। जैसे देखेंगे बुक ये सब हम लोग क्या है कि लिखते हैं तो उसमें क्या है कि ऑथर जो होते हैं उसमें रेफरेंस भी डालते हैं कि इस बुक को लिखने में किसका किसका सपोर्ट लिए, तो कोई इसका नॉर्मेटिव रेफरेंस नहीं है। थर्ड में टर्म एंड डेफिनेशन है, इसमें दिया गया कई डेफिनेशन है, मगर कुछ बेसिक डेफिनेशन को हम कवर कर देते हैं। जैसे इसमें दिया गया है हजार्ड, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नॉन कंफॉर्मेंस, कंफॉर्मेंस, फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए, नियर मिस हो गया, डेंजरस ऑकरेंस हो गया। तो ऐसे कई डेफिनेशंस इसमें दिया गया है, जिसमें टर्म एंड डेफिनेशंस जो है, तो टर्म एंड डेफिनेशंस में जैसे हजार्ड का मतलब आप जानते ही होंगे ज्यादातर इसमें पोटेंशियल सोर्स, एनी पोटेंशियल सोर्स दैट मे कॉज टू द हार्म, कोई ऐसा स्रोत जिसकी वजह से कोई घटना घट सकती है, हजार्ड कहलाता है। उसमें प्लांट में रिलेटेड कुछ भी हो सकते हैं कि डैमेज केबल हो गए, अनगार्डेड मशीन्स हो गए, फ्लोर स्लिपरी फ्लोर्स ये सब हो गए, डिफेक्टिव टूल्स टेकल्स हो गए। फिर क्या है कि वर्क प्लेस पे डस्ट ये सब जनरेट हो रहा है, एयर ये सब में मिक्स हो रहा है, ये सब हजार्ड के एग्जांपल्स। वैसे ही इंसिडेंट, ISO 45,000 में इंसिडेंट का डेफिनेशन बताता है कि कोई ऐसी घटना जिसमें क्या है कि इंजरी ये सब हो सकता था मगर नहीं हुआ। एनी इवेंट दैट में क्रिएट्स इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बट डिडंट, यानी इसमें इंसिडेंट घटना को ऐसे डिफाइन किया गया है कि जिसके पास पोटेंशियल था इंजरी ये सब हो सकता था मगर नहीं हुआ, इस कोड में ऐसे ही। और एक्सीडेंट का मतलब होता है कि हाँ
unplanned event that create right to death, ill health, injury, property damage। तो इसको हम लोग दुर्घटना कहते हैं कि अनडिजायर्ड कोई इवेंट हुआ या अनप्लान्ड इवेंट हुआ जिसमें व्यक्ति इंजर्ड हो गया, प्रॉपर्टी ये सब डैमेज हो गया, तो ये सब क्या है कि एक्सीडेंट में आते हैं। नॉन कंफॉर्मेंस का मतलब होता है एनी डेविएशन फ्रॉम द वर्क स्टैंडर्ड्स, रूल्स, प्रोसीजर्स। जैसे क्या है कि डेविएशन का मतलब हो गया कि कुछ सेफ्टी से रिलेटेड रूल रेगुलेशंस है, कुछ प्रोसीजर्स है और उसको क्या है कि हम लोग पालन नहीं कर रहे, यानी डेविएट कर रहे हैं। अब वर्क प्लेस पे ही मानते हैं कि हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे क्या है कि सुटेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं कर रहा है, या डिफेक्टिव टूल्स का ही इस्तेमाल कर रहा है, या कुछ वर्क करना है तो चलो कुछ जैसे वर्क परमिट सिस्टम, यानी वर्क परमिट लेके वर्क करना है मगर जल्दी में काम निपटाना है तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं। लिफ्टिंग प्लान ये सब होते हैं, जैसे कुछ क्रिटिकल लिफ्ट करना है, लिफ्टिंग प्लान हम लोग नहीं बनाए और क्या है कि ऐसे ही कर लेते हैं, तो एक तरह से डेविएट कर रहे हैं, जो रूल प्रोसीजर है उसको हम लोग डेविएट कर रहे हैं। तो ये सब नॉन कंफॉर्मेंस में आता है। कंफॉर्मेंस का मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ द कंप्लायंस ऑब्लिगेशन या रिक्वायरमेंट्स, यानी कंफॉर्मेंस का मतलब हो गया कि जो बेसिक सेफ्टी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या है कि फुलफिल कर रहे हैं, तो कंफॉर्मेंस होते हैं। वैसे ही नियर मिस का मतलब होता है नैरो एस्केप फ्रॉम द इंजरी, माने बाल बच गए कोई घटना होते होते। तो टर्म एंड डिफिनेशंस में इसमें काफी दिया गया है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, आगे डायरेक्ट जाते हैं कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे 4 इसमें क्लाउड दिए हुए, यानी इस कोड में जैसे दिया गया है कि हम लोग बात करते हैं कि हाँ ट्रेनिंग्स है या जो भी है कहाँ पे क्या करवाना है, तो क्लाउड वाइज ये सब दिए हुए हैं कि क्या है कि कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस को समझना है कि वहां पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या क्या है और फिर उस बेस पर क्या है कि वर्क करना। फिर उससे जुड़े जो वर्कर्स है या कुछ इंटरेस्टेड पार्टी स्टेक होल्डर्स है तो उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है। जैसे स्टेक होल्डर की अभी हम बात कर रहे थे कि एमएनसी कंपनी में जाएंगे, अगर मानते हैं कि एक एग्जांपल दे रहे थे, अभी हम कोई साइट पे गए हुए थे तो ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो चल रहा है सूरत गुजरात ये सब में, वहाँ अल्ट्राटेक का सीमेंट ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही नॉर्मल डिस्कस किए, सीनियर लोगों के साथ बैठे थे, तो उनका ये जो बताना था कि जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है पैरामीटर्स है अल्ट्राटेक फुलफिल करता है, इसीलिए हम बोले कि मार्केट में तो और सब बहुत सा सीमेंट्स है। तो यही मैंने उनका जस्टिफिकेशन था, या ये जो भी कंप्लायंस एप्लीकेशंस हो गए, आईएसओ सर्टिफाइड हो गए, तो ये फुलफिल कर रहा है, इसीलिए हम लोग ले रहे हैं। क्योंकि आप अल्ट्राटेक के अलावा जाएंगे तो अंबुजा सीमेंट है, लफार्ज का है, फिर सीरी सीमेंट के भी कई ब्रांड आते हैं, फिर इसके अलावा जेपी के भी आते हैं, डालमिया के भी आते हैं। मगर जो एमएनसी टाइप की कंपनी तो एक वो भी क्या है कि ढूंढती है कि जो जैसे बताया कि स्टेक होल्डर, तो ये सब हम लोगों को कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में इसमें हम लोगों को देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, उससे जुड़े जो वर्कर्स हैं स्टेक होल्डर्स उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो ये सब को हम लोगों को देखना है। उसी बेस पर क्या है कि हम लोगों को ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के स्कोप को डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। फिर आ जाते हैं लीडरशिप। इसमें क्या है कि कई सब क्लाउड दिया गया है कि लीडरशिप एंड द कमिटमेंट्स, लीडरशिप होना चाहिए और कमिटमेंट भी होना चाहिए, यानी कमिटमेंट है सिर्फ और फिर क्या है कि उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी हम लोग क्या है कि किसी भी इंडस्ट्री में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को क्या है कि इंप्लीमेंट सही से नहीं कर सकते हैं। तो लीडरशिप भी होना चाहिए, कमिटमेंट भी होना चाहिए और पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी तो देखेंगे आजकल हर इंडस्ट्री बनाई जाती है और जगह जगह डिस्प्ले भी करती है, मगर पॉलिसी क्यों बनता है और अगर पॉलिसी बना हुआ है तो क्या उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, ये भी देखना है हम लोग। कि सिर्फ हम लोग क्या है कि सेफ्टी पॉलिसी या एनवायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी या ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी बना के रखे हुए हैं और क्या है कि फिर इंडस्ट्री में जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड कंप्लायंस चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो पॉलिसी का कोई मतलब नहीं। तो पॉलिसी होना चाहिए, पॉलिसी क्या है कि डिटेल्स में रहना चाहिए, फिर रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी भी डिफाइन होना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं रहेगा तब तक क्या है कि हेल्थ सेफ्टी को हम लोग सही से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते।
बहुत सी इंडस्ट्री में जाएंगे तो क्या है कि एरिया वाइज ऑनर डिफाइन कर देते हैं, बहुत डिपार्टमेंट वाइज डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि कोई ऑब्जर्वेशन है, क्रिटिकल भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं, या कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए करना है, तो फिर क्या है कि व्यक्ति क्या है कि जिम्मेदारी नहीं समझता, क्योंकि वो ये सोचता है कि हाँ दूसरा आएगा वो करेगा, दूसरा आएगा तो सोचेगा कि वो करेगा। मगर पार्टिकुलर हम लोग क्या है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटन में क्लियरली डिफाइन कर दे, और उससे रिलेटेड कुछ भी ऑब्जर्वेशन है या कुछ कंप्लायंस करवाना है, इंप्रूवमेंट कराना, उससे बात करें तो क्या है कि हम लोग सिस्टम में क्या है कि इंप्रूव कर सकते हैं। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होना चाहिए। फिर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स, वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत से जगह देखेंगे कि हम लोग क्या है कि कुछ मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो वर्कर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप एज पर द फैक्ट्री एक्ट भी जाएंगे तो जो सेफ्टी कमेटी बनानी है तो क्या है इक्वल नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वर्कर्स, यानी मैनेजमेंट के भी इक्वल रहने चाहिए, वर्कर के भी रहने चाहिए। तो ये सब भी स्टैंडर्ड कोड यही बताता है कि कुछ भी हम लोग करते हैं तो वर्कर का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट से क्या है कि सिस्टम में इंप्रूवमेंट होता है, वर्कर ये सोचते हैं कि हाँ हमको भी क्या है वेटेज दिया जा रहा है तो इस काम को अच्छे से करना, तो वर्कर को क्या है कि इन्वॉल्व करना है, उनसे कुछ है तो एडवाइस भी लेने हैं। फिर प्लानिंग आ जाते हैं, 6 क्लाउज में प्लानिंग, जैसे आप लोग क्या ऑब्जर्वेशंस करते होंगे, ट्रेनिंग करते होंगे, आईआर को आइडेंटिफाई करते होंगे, तो इस कोड में यही दर्शाया गया है पार्ट वाइज। जितनी जाते तो इसमें क्या है कि ज्यादा क्लियर होता, मगर स्क्रिप्ट में भी मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा कि हम लोग करते हैं कि नहीं, यहाँ पे होता है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं। बताइए एकदम ओपन होके, आपसे सीखना है और जो हमको आता है सिखाना भी है, और यहाँ की बात यही रहेगी। तो इसमें क्या है फ्री होके आप लोग शेयर कीजिए, ये सब होता होगा, क्योंकि आजकल कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं करता हो, ऑब्जर्वेशन नहीं करता हो, तो हर इंडस्ट्री करती है। हाँ कुछ हो सकता है कि उसमें कंप्लायंस में परसेंटेज वेरी करता है, कि कुछ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैंने प्रोएक्टिव मेजर्स लिया जाता है, कुछ इंडस्ट्री में कम होते हैं। तो प्लानिंग का मतलब होता है कि हम लोग वर्क प्लेस पे जो जोखिम है, जो पोटेंशियल रिस्क है जिसकी वजह से घटना हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए प्लान करना। अब प्लानिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे पहले कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी ऑर्गेनाइजेशन, एक मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगा। जब तक हम लोग ये डिफाइन नहीं करेंगे कि एक्सीडेंट को कम करना है, रिपोर्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है, हर वीक में इतना रिपोर्ट्स करने हैं, इतना मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेनिंग देना है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर क्या है, इस पे सही से वर्क नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए अपना, एनुअल डिफाइन हो, मंथली डिफाइन हो, इस मंथ में क्या है कि 5 ट्रेनिंग करने हैं, फिर क्या है इतना ऑब्जर्वेशन करना है, या इतना नियर बेस रिपोर्ट करना है, और सिमिलर वे में क्या है कि कंप्लायंस भी होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ये सब डिफाइन होने चाहिए इसमें। फिर आते हैं हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, हैजार्ड को भी आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को भी एक्सेस करना है, यानी रिस्क एक्सेस करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद अगर लग रहा है कि रिस्क लेवल्स ज्यादा है तो एडिक्वेट सेफ्टी मेजर लेके रिस्क को कंट्रोल भी करना है। फिर ट्रेनिंग को डिफाइन करना, जैसे ट्रेनिंग मैट्रिक्स बनाते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म है, किस तरह की घटना हो सकती है और किस तरह का ट्रेनिंग देना है, तो ऐसे ट्रेनिंग मैट्रिक्स बनाना, और फिर क्या है कि उसके अनुसार टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। तो ये प्लानिंग के पार्ट है कि हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव ये सब डिफाइन करें। फिर क्या है कि हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट करें, लीगल रजिस्टर की भी बात होती है, जैसे क्या है कि फैक्ट्री एक्ट बताया कि हाँ उसमें कई तरह के कंप्लायंस जो यहाँ एप्लीकेबल है हम लोगों को करना होता है, तो लीगल रजिस्टर तैयार करें कि यहाँ पे कौन कौन कंप्लायंस करने होते हैं, जैसे मशीन गार्डिंग हो गया सेक्शन 31, फिर क्या है इसके अलावा प्रेशर वेसल्स ये हो गए। तो इसके अलावा कहीं भी जो कंप्लायंस एप्लीकेबल है उसके अनुसार लीगल रजिस्टर्स अगर आइडेंटिफाई किए, बनाए, तो मतलब कि हम लोग प्लान कर रहे हैं।
और जब इस पे हम लोग वर्क करेंगे तो क्या है कि इसको डू, यानी क्या है कि वो आगे भी हम लोग देखेंगे, पीडीसीए साइकिल बात करेंगे। तो प्लानिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट करना है, ट्रेनिंग मैट्रिक्स बनाना है, और फिर लीगल रिक्वायरमेंट ये सबको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ कौन कौन लीगल रिक्वायरमेंट। जब इसको हम लोग सही से कर सकते हैं तो फिर इसमें क्या है कि हम लोग वर्क भी अच्छा से कर सकते हैं। फिर सपोर्ट, अब सपोर्ट ये सब में आते हैं कि हाँ रिसोर्सेज है कि नहीं। रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि हाँ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गए, या मानते हैं कि कुछ सेफ्टी से रिलेटेड पर्सनल की जरूरत है, या मानते हैं कुछ दूसरे सोर्सेज की जरूरत है। तो ये सब हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, उनके पास कंपेटेंस है कि नहीं। कंपेटेंस का मतलब हो गया कि एडिक्वेट क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस। क्योंकि क्या है कि अगर कंपेटेंस नहीं रहेगा तब भी होता है कि हमने ऑब्जर्वेशंस किया, हो सकता है कि कोई सोर्स ऐसा है जिससे घटना घट सकती है और उसको क्या समय पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो इसके लिए क्या है कि कंपेटेंस ये सब भी होने चाहिए। अवेयरनेस, अवेयरनेस भी होनी चाहिए। जैसे क्या है कि हम लोग बात करते हैं क्या ट्रेनिंग देना, कुछ मोटिवेशनल स्कीम प्रोग्राम करना, कुछ नियम मिस होता है तो रिपोर्ट करना, फिर क्या है कि सभी को कम्युनिकेट करना, ताकि क्या है कि अवेयर, जब अवेयर होंगे तो क्या है कि रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, तो ये सपोर्ट्स में आते हैं हम लोग। क्या रिसोर्सेज देखना है, कंपेटेंस भी देखना है, अवेयरनेस ये सब देखने हैं। फिर आते हैं ऑपरेशन। ये हो गया आपका 8 क्लाउज है ऑपरेशंस में। इसमें 2 सब क्लाउज है, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल है, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस। जैसे ये प्लांट रन हो रहा है तो यहाँ तो इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान होगा ही, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ये सब इसी बेस पे मिलते हैं। तो इसमें भी यही बताता है कि इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। हम लोग क्या है कि प्लान तो बना लिए हुए हैं और फिर क्या है कि वो फील्ड में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो कल के डेट में कुछ इमरजेंसी होता है, कोई डिजास्टर होता है, तो फिर वो नुकसान तो हो ही जाए। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस का प्लान, जैसे हम लोग वो डील करते हैं, फायर डील करते हैं, ये क्यों करते हैं कि अपने सिस्टम को चेक करते हैं कि जो इमरजेंसी से रिलेटेड हम लोग रिसोर्सेज रखे हुए हैं वो सही से टेकल करेगी कि नहीं, कोई इमरजेंसी होता है तो इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान एंड रिस्पांस होने चाहिए और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए। फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है तो उसको चेक भी करना है। ये नहीं कि हाँ हमने तो बना दिया मगर उसमें इंप्रूवमेंट कितना, कहीं पे गैप है क्या। जब तक हम लोग उसको मेजर नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तब तक कैसे मालूम होगा। जब उसको चेक करेंगे, मालूम होगा, तो फिर क्या है कि उसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, सेफ्टी ऑडिट करते हैं, ऑडिट इंटरनल या एक्सटर्नल हो गए, कुछ सर्वे करते हैं, मॉनिटरिंग ये सब करते हैं, एनवायरमेंटल से रिलेटेड होगा तो मॉनिटरिंग ये सब हो गए। ऐसे दूसरे भी कई एक्टिविटी करते हैं, जैसे सेफ्टी स्टेटस का ही आप लोगों का रिपोर्ट होगा बनाते हैं, तो हो सकता है कि आप क्या 5 वीक, 5 मंथ, 6 मंथ या 2 ईयर्स का क्या है कि लेके कंपैरिजंस उसको करेंगे कि हाँ सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। ये नहीं कि ऑब्जर्वेशन हर कोई देता है मगर कंप्लायंस नहीं हो रहा है, तो मतलब कि क्या है कि अपने सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी, यानी ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कंप्लायंस भी होने चाहिए। तो ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस में ही आते हैं कि ऑडिट ये सब करना है। फिर क्या है कि ऑडिट के साथ साथ मैनेजमेंट रिव्यू भी करें। जब तक मैनेजमेंट रिव्यू नहीं करेगा तब तक क्या है कि इंप्रूवमेंट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर सही देखेंगे तो टॉप मैनेजमेंट से ही होता है। अगर एक एग्जांपल ले लीजिए कि बेसिक रिसोर्सेज की बात कर रहा है, अगर एक वर्कर को हम लोग सिर्फ बोलेंगे कि हाँ ये करो, अगर कोई मानते हैं कि हाँ मैनेजरियल लेवल का आदमी आता है वर्क प्लेस पे, बोलता है कि नहीं ये जल्दी काम निपटाना है, ये चलो ये साइड करो, तो वर्कर क्या करेगा, क्योंकि वर्कर को देखेंगे कि हाँ कुछ ही % वर्कर होते हैं, खासकर तो सिविल लाइन में देखेंगे कि हाँ उसमें एकदम अनस्किल्ड टाइप की आती है, तो उनको जरा ऐसे हिंट्स मिल जाएगा तो 100% क्या है सेफ्टी को वायलेट करके काम करना स्टार्ट करना। और ये क्या है कि नीचे लेवल से कंट्रोल होना मुश्किल है। तो टॉप मैनेजमेंट में जो बात कर रहे थे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी कौन साइन करता है,
ऑक्युपायर करेगा, टॉप मैनेजमेंट करेगा। क्यों? सेफ्टी टॉप से ही स्टार्ट होती है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी का मतलब होता है कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट फॉर गेटिंग इंटेंट टू ओएचएस ऑब्जेक्टिव एंड द टारगेट। जो अपना ऑब्जेक्टिव टारगेट को अचीव करने के लिए टॉप मैनेजमेंट कुछ कमिटमेंट देता है और वो कमिटमेंट रिटन में देता है, और उसी बेस पे क्या है नीचे के जो भी इम्प्लाई रहते हैं मैनेजरियल, मिडिल्स, लोअर्स, उसको क्या है कि पालन करते हैं। फिर आता है कि इम्प्रूवमेंट्स। इम्प्रूवमेंट में हम लोगों को क्या क्या करना है? इम्प्रूवमेंट में क्या है कि जो ऑडिट ये सबसे फाइंडिंग हुआ, ऑब्जर्वेशंस हुए, उससे क्या है कि हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम लोग क्या है कि सेफ्टी ऑडिट क्या, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी ऑडिट क्या, एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है जो सिस्टम में गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। सिस्टम का मतलब क्या हो गया? आपके ऑर्गेनाइजेशंस में सेफ्टी ऑडिट्स जब करते हैं तो हम लोग क्या है कि कुछ फाइंडिंग होता है, और फाइंडिंग से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या गैप है, इंप्रूव के क्या चांसेस है। तो सेफ्टी ऑडिट एक तरह से फल फाइंडिंग के लिए नहीं होता है, एक तरह से हम लोग अवसर ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट के चांसेस कहाँ कहाँ, और फिर जो फाइंडिंग होता है तो उसमें हम लोग इंप्रूव करते हैं। तो इंप्रूवमेंट में ये भी आते हैं कि नियर मिस रिपोर्टिंग होनी चाहिए। रिपोर्टिंग होगा तो क्या है कि उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर क्या है कि जो भी कॉज ये सब मिलते हैं तो फिर क्या है कि उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। फिर क्या ऑब्जर्वेशंस ये सब भी होना चाहिए, जो फाइंडिंग होगा तो उसमें इंप्रूव करेंगे, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये इसमें 10 क्लाउड थे, और 10 क्लाउड के अंदर सब क्लाउड भी है, उनके अंदर भी कई क्लाउड हैं। तो बेसिक में हम लोग जो बात किए तो 10 क्लाउड में यही बताता है कि किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री जो ये विश करता है, ये डिजायर रखता है कि वर्क प्लेस को, दुर्घटना को रोकना है, सेफ हेल्दी वर्क प्लेस मेंटेन करना है, वो इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता है। ये मैंडेटरी, आईएसओ मैंडेटरी बाइंडिंग नहीं है। जैसे फैक्ट्री एक्ट हुआ या कुछ लीगल्स बोलते हैं ना कि ये लीगल बाइंडिंग है, मगर आईएसओ कोई मैंडेट, ये लीगल बाइंडिंग नहीं है, मगर क्या है इससे हम लोग अपने सिस्टम में इंप्रूव कर सकते हैं। और इससे जब इंप्रूव करेंगे नो तो फिर क्या होगा, अपना जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होने लगेगा। क्योंकि एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी आते होंगे तो क्या साइट का इंस्पेक्शन करते होंगे, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड देखते होंगे, इंडक्शन का देखते होंगे, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान का देखते होंगे, सेफ्टी ऑडिट ये सब का देखते होंगे। तो ऐसे ही रिकॉर्ड देखते होंगे, और ये कोर्स यही बताता है कि हाँ ये जो सभी पैरामीटर्स हैं इसको फुलफिल करके हम लोग वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट में था स्कोप, तो स्कोप का बता दिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है कि इंडस्ट्री में वर्क प्लेस पे दुर्घटना को रोका जाए, सेफ हेल्दी वर्क प्लेस बनाया जाए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए, कंप्लायंस जो एप्लीकेशन है उसको फुलफिल किया जाए, तो उसको वो ये सिस्टम के थ्रू जा सकता है, ये कोड के थ्रू जा सकता है। सेकंड नॉर्मेटिव रेफरेंस था जिसमें दिया गया है कि इसमें कोई नॉर्मेटिव रेफरेंस नहीं है। थर्ड जो था हम लोग का टर्म एंड डिफिनीशन था, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड टर्म एंड डिफिनीशन है उसके बारे में दिया गया है। फिर क्या था, 4 में कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का था। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्या है कि जानकारी, उससे जुड़े जो वर्कर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है। फिर क्या था, कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन था। फिर लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन था, कोई प्रोग्राम होते हैं तो क्या वर्कर का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए। फिर प्लानिंग था, प्लानिंग में क्या हो गया कि हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को एक्सेस करना, ट्रेनिंग मैट्रिक्स डिफाइन करना, लीगल रजिस्टर्स तैयार करना। और प्लानिंग जब हो जाएगा तो क्या है कि इस पे हम लोग वर्क करेंगे तो फिर क्या है कि कंप्लायंस फुलफिल होगा, कन्फर्मेंस होगी। तो प्लानिंग था। फिर प्लानिंग के बाद आते हैं सपोर्ट्स, कि सब कर लिए तो सपोर्ट भी मिलने चाहिए। सपोर्ट ये सब में रिसोर्सेज ये सब आ जाएंगे, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट। फिर ऑपरेशन था, ऑपरेशंस में जो हम लोग बात किए कि हाँ इमरजेंसी प्लान ये सब के बारे में, सपोर्ट ऑपरेशंस। फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन था कि परफॉर्मेंस को भी ऑर्गेनाइजेशन के मेजर करना है, और मेजर करने के कई तरीका है, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट। फिर स्टैटिक्स रिपोर्ट हो गया, सर्वे हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गए। तो ये सब के द्वारा परफॉर्मेंस को हम लोग क्या है इवैल्यूएट
कर सकते हैं। और फिर इम्प्रूवमेंट में क्या है कि आप नियर मिस रिपोर्टिंग करना, इंसिडेंट का रिपोर्टिंग करना, फिर क्या है कि टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशंस, कंप्लायंस और फिर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो ये 10 क्लाउड थे और 10 क्लाउड में जाएंगे तो क्या है कि ये एक तरह से 10 क्लाउड को अगर क्या है कि हम लोग सही से किसी भी इंडस्ट्री में अगर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो मैक्सिमम ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का कंप्लायंस हो जाए। और बेसिक में बताना चाहेंगे कि जो ये ISO 4501 है तो इसके कोर्सेज भी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होते हैं तो मिनिमम 5 डे की होती है, क्योंकि जो PDF है उसके थ्रू हम लोग जाते हैं। इसमें क्या है कि ब्रीफ में हम लोग समराइज किए तो ये कोर्स हम PDF शेयर कर देंगे। और कोर्स का ऐसा पर्पस नहीं है कि सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन सेकेंडरी पार्ट। पहले क्या है कि हम लोग जब अपने वर्क प्लेस में ऑर्गेनाइजेशंस में एक अच्छा सिस्टम लाएंगे तो पहली तो बात दुर्घटना रुकेगी। फिर क्या है कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन आते हैं, कुछ नोटिस आती है, वो आना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि प्लान स्मूथली रन करेगा। जैसे बिजनेस सक्सेस के बताया कि कई पार्ट है जिसमें ये भी। तो बेसिक यही था। कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ISO 4501 और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इसमें जो आपने कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट किया है तो ये क्वांटिफाइड रहेगा या स्पेसिफिक उसमें? नहीं, ये दोनों हो सकता है। ये बता रहा है इम्प्रूवमेंट किस चीज का? नहीं, आप एक सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिए हैं सपोर्ट। नहीं, जैसे हमने ISO में नॉर्मली ये करते हैं कि हमारा जो एक मेन सिस्टम है उसका सब सिस्टम है एज ए पार्ट ऑफ, जैसे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का। तो मैं एक टारगेट लेके चलता था कि इस पिछले साल में हमारा 10 नंबर का मोटर फेल था। अब आगे हम इसको सिस्टम इम्प्रूव करेंगे सो दैट ये 10 नंबर रिड्यूस होते 9, 8, 7। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होता है। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं। अभी हम मानते हैं कि सिस्टम अभी इम्प्लीमेंट कर दी है, ये पॉसिबल है कि 100% वन टाइम में हो जाए। सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया, मगर उसको क्या है कि हम लोग रिव्यू करेंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, तो उसमें तो लगेगा ना कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत। जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे, जब इवैल्यूएशन हो गया तो क्या है कि उसमें देखेंगे कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये कंटिन्यूअस बेटी यानी राउटिंग बोल सकता है कि हाँ 3 मंथ 6 मंथ पे रिव्यू हो, 1 ईयर तो कंटिन्यू हो। ये नहीं कि हाँ एक बार सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिए और इवैल्यूएशन नहीं करें और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट नहीं करें तो हम लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छे सिस्टम का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए रिव्यू और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जरूरी है। इंसिडेंट की भी बात की है, कोई घटना घटी, हम लोग सिस्टम सब इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर भी घटना घट गई तो कहीं तो गैप था, कहीं पे फेल्यूर हुआ हमसे, कहीं पे चूक हुआ, तो जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फाइंडिंग आएगा तो फिर वो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात आएगी। क्या इसको इम्प्रूव कर दिए, फिर से हम लोग क्या है कि उसको वेरिफिकेशन करें, चेक करें, कुछ लग रहा है कि नहीं और एडिशनल होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या है कि फिर से हम लोग सिस्टम में कुछ मॉडिफाई करें या एडिशनल कंट्रोल में करें। तो कंटिन्यूअल टर्म का मतलब हो गया कि एक बार ऐसा नहीं कि सिस्टम हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए तो आगे भूल जाना। टाइम टू टाइम, चाहे 1 मंथ में हो, 3 मंथ, 1 ईयर में क्या है कि रिव्यू करना है सिस्टम को और उसमें इम्प्रूवमेंट करना। यहाँ पे ये बताइए। नहीं, मेरा कहना है कि अगर कोई मेजरमेंट नहीं है तो मैं इम्प्रूवमेंट को शो कैसे करूँ? नहीं, इसमें मेजरमेंट हो। आप जब ऑडिट किए, ऑडिट में कुछ फाइंडिंग आएंगे, सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बनाते हैं, तो अब यहाँ कैसे बनता है नहीं, मगर उसमें क्या है कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है कि ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होते हैं तो नंबर ऑफ द जो बोल सकते हैं नॉन कन्फर्मेंस, अनसेफ कंडीशन कितने हुए, कंप्लायंस कितने हुए, दोनों के बेस पे परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। इंसिडेंट रेट आप बोल सकते हैं, एक्सीडेंट रेट, फ्रीक्वेंसी रेट, सेवेरिटी रेट। जैसे अपना IS कोड बताता है एक्सीडेंट रेट का क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरी, या बहुत जगह फैटेलिटी बेस पर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000 बटा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। फ्रीक्वेंसी रेट का भी ऐसे ही निकलता है, टोटल लॉस्ट टाइम इंजरी या फैटेलिटी बोलिए मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 बटा टोटल बाय नंबर वर्क। फिर फ्रीक्वेंसी रेट हम लोग सेवेरिटी रेट बाय डे लॉस के बेस पे। तो ये सब बेस पे एक आइडिया आपको मिलने लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमी है। अगर एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट रेट बढ़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी रेट बढ़ेगा, तो उससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत। अगर मानते हैं एक्सीडेंट नहीं भी हो रहा, जैसे सेवेरिटी रेट हमने बोला, स्टैटिक रिपोर्ट का पार्ट, तो ये माइंड डे शो करता है। हो सकता है 50 एक्सीडेंट हुआ
फर्टिलिटी नहीं हुआ, या उस तरह के नहीं हुए हैं कि जो लास्ट टाइम इंजरी बोलते हैं कि 2 दिन, हो सकता है व्यक्ति आधा दिन, हाफ डे नहीं आया, 1 डे नहीं आया, तो 50 हो जाने का मतलब अगर 1 डे तो 50 डे मंडे लॉस हो गया। तो आप सेवरिटी रेट में जाएंगे तो उसमें तो ये क्लियर हो रहा है ना कि सेवरिटी रेट बढ़ रहा है। तो ऐसे जो स्टैटिस्टिक्स है, ऑडिट हो गया या ये सब हो गया फाइंडिंग्स, तो ये सब बेस पर क्या है कि एक तो डाटा मिल ही जाता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत, जैसे आप लोगों का जैसे बताया मैकेनिकल पार्ट है, या दूसरा जैसे मोटर फेलियर हो गया तो उससे दिख रहा है कि हाँ क्या कारण थे। वैसे ही इसमें बताया इंसिडेंट रिपोर्ट, एक्सीडेंट रिपोर्ट हो गए, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड कंपेरिजन करके, फिर ऑडिट ये सब हो गए, फिर मॉनिटरिंग ये सब करके जैसे बताया एनवायरमेंटल से रिलेटेड है। तो उस बेस पर क्या है कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस हम लोग ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और फिर उस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो क्लियर टारगेट डिफाइन होना चाहिए, करना पड़ेगा, और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट, रेगुलर इम्प्रूवमेंट। टारगेट इसलिए जरूरी है खासकर उस ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ मैक्सिमम तो कंपनी देखेंगे। अभी एक कंपनी का ही हम एग्जाम्पल्स, ये अल्ट्राटेक ही है, एक प्लांट से कॉल है कि हमको रिस्क्यूअर चाहिए। रिस्क्यूअर से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल लेती है, कुछ शटडाउन या हाइट के जो है या कन्फाइंड के हैं, तो नॉर्मल हमको सजेस्ट किया कि मैंने 40-50 में भी आ जाते हैं। बोले कि हमको पैसा से लेना देना नहीं है, फाइनली जो क्वालिफाई करेगा और यहाँ आके प्रैक्टिकली डिमोस्ट्रेट करके दिखाएगा उसको लेंगे। और नियर अबाउट उन लोगों का एक रिस्क्यूअर के लिए 1,40,000 के करीब, और लिए भी और पे भी किए। और फाइनली देखिए इंसिडेंट होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, लगभग साल भर के लिए कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, मगर फिर भी वो इंडस्ट्री माइनस भी चांसेज है कि कोई अगर ऊंचाई पे बेहोश होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएट रिसीव करके नीचे ला, कितने पोटेंशियल है, माइनस है। क्योंकि वहाँ पे देखेंगे तो सेफ्टी मेजर्स भी काफ़ी है, हर प्लांट में एक जैसा नहीं है वो, क्योंकि यूनिट हेड पे डिपेंड रहता है, सेफ्टी हेड पे डिपेंड रहता है, तो माइनस है। मगर फिर भी क्या है कि एक बोलते हैं प्रोएक्टिव, कि हो सकता है क्या ऐसी घटना घटी समय पे क्या है कि हम लोग एड नहीं दिए तो हो सकता है व्यक्ति का डेथ हो सकता है, तो वहां पे क्या है कि कम, और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या है कि नीचे से ले जाना, तो उसमें क्या है कि आज हम लोग डिफाइन किए कि हाँ हर व्यक्ति को वीक में 4 ऑब्जर्वेशन करना, डिपार्टमेंट वाइज एरिया वाइज 4 कंप्लायंस भी करना, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव टारगेट होता है। सडन में आप एक ही बार बोलेंगे कि 100% कर लें तो ये पॉसिबल नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इजीली इसको अचीव कर सकते हैं, और ये भारी भी नहीं लगेगा। ये इनका सवाल आप नहीं समझ पा रहे। नहीं टारगेट, इनका सवाल ये है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए आप ऑब्जेक्टिव टारगेट रखेंगे, उनको अचीव करेंगे फर्दर, और नए ऑब्जेक्टिव टारगेट रखेंगे देन अचीव करेंगे। इनका ये कहना है कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स लिए जाएंगे उनका मेजरमेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के केस में कैसे किया जाए। नहीं तो वही बता रहे हैं ना, सेफ्टी ऑडिट क्यों करते हैं, सेफ्टी ऑडिट वही तो बता रहे हैं ना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी ऑडिट क्या है, टारगेट कैसे देंगे इनका ये कहना है। नहीं, आप टारगेट स्पेसिफिक एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें हाँ, आप बता बताएं सकते कि हैं, मैंने क्यों पिछले नहीं? बार ये ऑब्जेक्टिव था मेरा, ये मैंने अप्रूव किया और नेक्स्ट में मेरा ये पूछना चाह रहा है ऑब्जेक्टिव कैसे होता है टारगेट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के केस में, कैसे मेजरेबल टारगेट है, ये पूछना चाह रहा है। वही बता रहा है ना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी में जो हम लोग ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव एक मान लीजिए कि हम लोगों को क्या करना है कि नंबर ऑफ द ट्रेनिंग बताए 5 करना है पर वीक या मंथली, नंबर ऑफ द सेफ्टी ट्रेनिंग मेजरेबल कैसे होगा। हाँ तो 5 हो गया कि आपको मंथ में करना। आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिए, टारगेट 1 मंथ में करना है कि 2 वीक में करना है कि 3 मंथ में करना है। फिर वैसे हो गया कि नंबर ऑफ द सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस आप डालिए, नंबर ऑफ द सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स। तो ऐसे जो जो पैरामीटर्स, उसको क्या है कि नंबर ऑफ नियर मिस रिपोर्टिंग, एक टारगेट लेके कि 3-4 तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि कितना बड़ा भी ऑर्गेनाइजेशन है नियर मिस नहीं होता। नियर मिस का तो सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप लड़खड़ा गए, गिरते गिरते बच गए, वो भी नियर मिस। तो ये क्या है कि ये आपका क्या है ऑब्जेक्टिव ऐसे लेना पड़ेगा, और इसमें टारगेट डिफाइन करना पड़ेगा कि वीकली बेसिस पे इतना रिपोर्ट करना है। फिर क्या है कि कंप्लायंस का भी चाहे तो टारगेट ले सकते हैं, ऑडिट कितने दिनों में कराना है, इंटरनल कितने दिनों में करना है, मानते हैं क्या नंबर ऑफ द सेफ्टी ऑडिट आपको क्या है कि 4 करना साल में, तो 4 करेंगे तो क्या है कि एक टारगेट डिफाइन हो गया। मगर इंप्रूवमेंट की जो कंटिन्यूअल बात कर रहे हैं
तो कब आएगा? जब ऑडिट करेंगे, उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे उसको देख के लगेगा ना कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत। तो ऑब्जेक्टिव तो ये क्लियर हुआ कि कैसे डिफाइन करेंगे। आपका पहला है कि एक्सीडेंट को हम लोगों को कम करना। अगर मानते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ फर्स्ट एड ये सब होते हैं, हो सकता है फर्टिलिटी नहीं, फर्स्ट एड होते हैं, तो हमको क्या है कि एक एक्सीडेंट को हमको कम करना है, पहला ऑब्जेक्टिव। अब कितने कम करना है? 50%, 25%, कितने दिनों में करना है वो डाल दीजिए। अब इस पे क्या वर्क करना है, तो प्लानिंग के थ्रू हम लोग करेंगे। नंबर ऑफ डेट, जैसे ट्रेनिंग बता दिए कितने ट्रेनिंग करना है, और ट्रेनिंग क्या है कि फिर प्लानिंग में आप डिफाइन करेंगे कि हाँ किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए। मैंने एक्सीडेंट तो मेजरमेंट में नहीं आएगा ना, क्योंकि हर जगह जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी लेके चलते हैं। अब एक बार जीरो आ गया तो हम उससे माइनस तो जा नहीं सकते, वहाँ से कंटिन्यू पॉलिसी लेके चलते हैं मगर सेक्शन में क्या मिजरेबल नहीं है एक्सीडेंट जो है, और जीरो कभी भी आइडियल सिचुएशन हो ही नहीं सकता। नहीं, जीरो एक्सीडेंट नॉर्मली एक तो ये बता दे रहा है कि एक रिस्क जीरो कभी नहीं हो सकता है, याद हमेशा रखिएगा। रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता, ये टर्म में हमेशा देखिएगा। रिस्क जो मिनिमाइज अप टू टॉलरेबल लेवल या अलाउ, जिसको इस लेवल तक हम लोगों को कम कर देना है कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी या लीगल लॉ के अनुसार एक्सेप्टेड है। तो 100% ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, मगर उसको हम लोग इतना कम कर सकते हैं कि कोई नुकसान नहीं। तो नहीं, ये एक टाइम बाउंड है ना, एक साल हो सकता है मेरा कोई जीरो एक्सीडेंट, फिर मेरा अगला कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का तो कार्यक्रम खत्म हो गया। नहीं, क्यों खत्म हो गया? आप ऑब्जर्वेशन कर लिया, जीरो के बाद तो मुझे कहीं जाना नहीं है। नहीं, ऐसे भी हो जाते हैं। आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक इंडस्ट्री में 99% कंप्लायंस हो रहा है, 100% तो नहीं बोलेंगे, उतना कोई भी नहीं कर पाता है, फिर भी वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। एक इंडस्ट्री में देखेंगे 10% भी कंप्लायंस नहीं होता है, नहीं होता है, जो बोलते हैं कि लकली बच गया, ये जो भी है। तो कैसे कह सकते हैं कि हाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपको वहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं? वो कंटीन्यूअस इंसिडेंट नहीं है ना, हो सकता है किसी साल जीरो हो, मैं कर लूं, आप हो सकता है दूसरे साल 3 या 4 हो जाए। जीरो हो ही नहीं सकता ना सर, माइनर इंजरी ये भी एक्सीडेंट है ना। वैसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, हाँ। जो भी अचीवेबल टारगेट है, अगर आप पा चुके हैं, उसके बाद फर्दर अचीवमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसको, हमारा टारगेट होता है कि उसको मेंटेन करें। हाँ, ये वो मेंटेन करना नेक्स्ट टारगेट। मेंटेन करना भी होता है और इम्प्रूवमेंट के चांसेस आपको हमेशा मिलेंगे। ऐसा अगर बोलते हैं कि नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कितने भी बड़ी कंपनी में चल जाए, सेफ ऑक्यूपेशनल, मान लीजिए आपने जीरो एक्सीडेंट अचीव, आप एक एग्जांपल ले लीजिए। टाइम, अब क्या, अब इंप्रूवमेंट क्या होगा? नहीं, क्यों नहीं, टाइम टू टाइम, होगा कि आप उसको मेंटेन नहीं नहीं, एक मेरी भी बात सुनिए। टाइम टू टाइम देखेंगे गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज होते हैं। टाइम टू टाइम आपका डायरेक्टर चेंज हो गया, जो पॉलिसी पे क्या है कि साइन नहीं किया हुआ। टाइम टू टाइम फैक्ट्री मैनेजर चेंज होगा। टाइम टू टाइम से कि क्या है कि कुछ इस तरह कोड स्टैंडर्ड्स आ गए। तो क्या है कि इंप्रूवमेंट के हमेशा चांसेस है, इसको नहीं बोल सकते हैं कि इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड को अचीव कर लिए हुए हैं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत चांसेस रहते हैं, और इसको क्या है कि कंटिन्यू हम लोगों को करना चाहिए। नहीं तो क्या है कि हो सकता है एक तो मेंटेन करना, जो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया उसको मेंटेन भी करना। ये नहीं कि अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर हम लोग डाउन जाएंगे, और फिर अगला कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस दिख रहे हैं, तो उसको हम लोगों को क्या है कि उस पर भी वर्क करना है। क्योंकि ऑडिट का सिंपल डिफिनेशन बता दिए कि एक अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढते हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट के क्या चांस है, यानी कहीं पे गैप है तो उसको हम लोग क्या है कि आइडेंटिफाई करेंगे। जब गैप मिल जाएगा तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट का देखेंगे कि कैसे इंप्रूव करें। कुछ पूछना है कि और डाउट सर? कुछ पूछना है, पूछ लीजिए सर। कुछ पूछना है? ठीक है, आप लोग कुछ समझ रहे हो? ठीक है, तो यही उम्मीद रख के जाएंगे कि हाँ आप लोग यहाँ पे जो भी सिस्टम है उसमें और इम्प्रूवमेंट करें, कभी फ्यूचर में आने का मौका मिले तो लगे कि यहाँ और मैंने अच्छा हो सकता है। और मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ बताइए। हमारे जो वर्कर्स रहते हैं, हम उसको बहुत बार बोलते हैं कि सेफ्टी अप्लायंसेस जो है उसको फॉलो करो, उसको पहनो, ऐसा वो बोलते हैं कि सर पहन के मैं काम नहीं कर सकता।
तो यही है ना, हम बता देते हैं जो लीडरशिप कमिटमेंट ये कोर्स कह रहा है, यही अपने आप में लाना है कि वर्कर को इंस्पायर कर। नहीं, हम बहुत कोशिश किए और इस बात में दोनों पार्ट आते हैं, एक होता है कि आप प्रेम से समझा के बुझा के, और फिर क्या है कि जो पेनाल्टी है सब माइनर ऐसे गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार या सोशल अकाउंटेबिलिटी में जाएंगे तो वो मैंने एप्लीकेबल या बताते हैं वैसे नहीं करना। मगर क्या है कि पेनाल्टी भी है उसको गाइड करके, क्योंकि क्या है कि वर्कर्स को देखेंगे क्या वन टाइम परेशानी होती है, 2 टाइम, जब कंटिन्यू देखेगा कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना तो यूज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब पेनल्टी उसके ऊपर। हाँ, कंटिन्यू उसको गाइड करते रहिए, कंटिन्यू बताते रहिए, कंटिन्यू पहनाते रहिए। जब क्या है कि वो एक सिस्टम में आ जाएगा कि नहीं ये पहनना पड़ेगा, इसे कहीं नहीं जा सकते हैं, तो फिर क्या है वो करेगा। क्योंकि एक इंसिडेंट होगा, ठीक है हम बता रहे छोटा, ये बता दिए कि आजकल मीडिया ऐसा हो गया है कि एक छोटा भी इंसिडेंट क्या है कि ये लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब, सब पे हाईलाइट होने लगे हैं। तो डायरेक्टली क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये यानी क्या है कि पूरी तरह से नाम खराब होने लगता है मार्केट में कि हाँ यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो गए। ये तो एक है बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, लॉस कंट्रोल्स, फिर क्या है कि यहाँ गवर्नमेंट, मगर क्या है कि सबसे बड़ा क्या है कि मार्केट में जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिपुटेशन है वो पूरी तरह खराब होगा। और वर्कर करेगा, एक बार में नहीं करेगा, क्योंकि वर्कर्स जो बताएंगे कि हाँ थोड़ा सा जो पढ़े लिखे नहीं जाते हैं यही कल्चर में, तो उनके साथ परेशानी तो होती है। रिक्वेस्ट करते हैं सर, मुझे मत भूलिए ऐसा करने के लिए। नहीं, ये उनको गाइड करना है कि देखो ये अपने कंपनी की पॉलिसी है और डायरेक्टर लोगों का ये कमिटमेंट है और हम लोगों को करना ही। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर क्या है कंपनी हमको बाहर कर देगी, इसलिए आप लोग भी करो, ऐसे बोलिए वर्कर लोग। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे जब कर सकते हैं तो ये तो एक तो प्लांट्स, इसमें क्या है कि और इजीली हम लोग ये सिस्टम को ला सकते हैं। अच्छा, इसके सर्टिफिकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन आईएसओ देखिए ऐसे भी मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन में, मगर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कभी नहीं लेता है, प्रॉपर वे से डॉक्यूमेंटेशन करेगा और साइट पर भी इम्प्लीमेंट करेगा। ये नहीं कि हम ओनली फाइल में बना दिया डॉक्यूमेंट, क्योंकि फाइनली क्या है हम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, पहला तो टारगेट यही है ना कि जिसको कंट्रोल करें, सिस्टम में इम्प्रूव करें, तो दोनों चाहिए, वर्क प्लेस पर भी करें और डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस अडॉप्ट है उसका डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन जैसे ट्रेनिंग की है उसका रिकॉर्ड, एनुअल हेल्थ शेड्यूल है वो रखना पड़ेगा, एनुअल हेल्थ शेड्यूल में क्या क्या करना है ना, या उसी तरह से और जो दूसरे सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स हो गया है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट जो बनाया है उसका रिकॉर्ड हो गया, सेफ्टी ऑडिट के हो गया, ऑब्जर्वेशन के हो गया, ऑब्जर्वेशन के कंप्लायंस हो गया, सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स का जो एजेंडा रहता है उसका कंप्लायंस होता है कि नहीं, फिर इसका अलावा स्टैटिक्स रिपोर्ट है कि नहीं, हेल्थ चेकअप होते हैं कि नहीं, तो ऐसे मॉनिटरिंग रिपोर्ट है कि नहीं, तो ऐसे जो भी जो पॉइंट्स एप्लीकेबल्स है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में उसका कंप्लायंस यानी क्या है डॉक्यूमेंटेशन भी और फील्ड लेवल में भी होना चाहिए। कुछ और पूछना है? आप कह रहे हैं बिना डॉक्यूमेंटेशन के भी सर्टिफिकेशन हो जाता है। ये जो हम मार्केट में देख रहे हैं ये बता रहे हैं, इसको मैंने डायरेक्टली नहीं जाने का। आप देखे होंगे नॉर्मल से एक शॉप को भी देखते होंगे ISO 9001 सर्टिफाइड, देखें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ISO जो होता है IF एक्रेडिटेड होता है, नॉन IF। IF का मतलब होता है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम, जैसे ISO है वैसे वो भी एक संस्था है, उसका कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि नहीं कंप्लायंस होना चाहिए। फिर भी जो सर्टिफिकेशन बड़ी है पैसा से सर्टिफिकेट दे देती है, मगर ऑर्गेनाइजेशंस को बताया नहीं कि ये कंप्लायंस करके ही लेने में फायदा। हमारा ऑब्जेक्टिव ओनली नहीं है ना कि सर्टिफिकेट लेके लगा लिए, ऑब्जेक्टिव तो ये है कि सिस्टम को यहाँ इम्प्लीमेंट किए उसके बाद सर्टिफिकेट। तो ये क्योंकि 9001 का देखिए कितने छोटे छोटे दुकानदार से लेते हैं। नहीं, डॉक्यूमेंटेशन से क्या है कि आपका एक प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो गया, उसमें वो मेन बेस नहीं रहा। जैसे किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मैं लीड कर रहा हूँ, मैंने एक प्रोसेस बना दिया, उससे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन मैं हटा दूसरा है वो नहीं फॉलो किया। अगर वो डॉक्यूमेंटेड रहता है प्रोसेस तो इस काम को ऐसे ही करना है। नहीं ये तो जरूरी है कि वो बड़ा आश्चर्य की चीज है कि आप ट्रेनर होके ये बात बोल रहे हैं कि नहीं है ये समझाने के लिए नहीं, आचार्य भी नहीं, ऐसा समझाना भी आपका गलत है ऐसा बोलना। नहीं ये इस पर्पज से बात मैं की आपको बता दूं कि इस संस्थान में इस पावर स्टेशन को छोड़ के 9,000, 14,000, 18,000 कंप्लाइड इंस्टीट्यूट्स हैं ये हमारे सारे पावर स्टेशन। नहीं, मेरे कहने का ये ऐसे सेंस में हुआ आपका ये बोलना
आप ठीक। नए जो लोग नए हैं अगर आप उनको इंट्रोड्यूस इस ढंग से अगर करेंगे कि ISO 9001 को पान वाला भी ले लेता है, मतलब बिना 9001 बिना डॉक्यूमेंटेशन के हो सकता है, 9001 बिना डॉक्यूमेंटेशन के पॉसिबल ही नहीं। आप छोटा डॉक्यूमेंट बना दे रहा है पान वाला और उसको ऑडिट करवा दिया कंसल्टेंट ने, दिलवा दिया, वो एक अलग चीज़ है। मगर 9001 तो डॉक्यूमेंट बेस्ड सिस्टम है, बिना उसके कैसे मिल सकता है? ये सर सर्टिफिकेशन बॉडी पर निर्भर रहता है, यही बताया ना कि पहला तो हम आपको लोग बतौर ट्रेनर नए लोगों को इस ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। नहीं, हमने बताने का मेरा पर्पस ये था कि हम लोग क्या है, ठीक है ओके, यदि सॉरी अगर आपको लगा तो कहने का पर्पस ये था कि एक ISO जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट, सर्टिफिकेशन सेकेंड पार्ट। सिस्टम में पहले इम्प्रूवमेंट रहेगा, फिर सर्टिफिकेशन रहेगा, तो कहीं भी उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कुछ पूछना है? और बेसिकली ये ट्रेनिंग कोई सर्टिफिकेशन पर्पस के लिए नहीं था, ओकेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंडस्ट्री में आप लोग कैसे, मैंने जो बताया कि आप प्लानिंग ये सब हो गए, सपोर्ट्स हो गए, तो ये सब पर्पस से था। ये ISO जैसे बताया कि अपना इंडियन स्टैंडर्ड 18001 आता है, ओकेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे उसमें भी क्या एलिमेंट है, पॉलिसी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन हो गया, चेकिंग, करेक्टिव एक्शन, मैनेजमेंट रिव्यू, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ये भी कोर्स है, मगर इंटरनेशनल एक्सटेंड में देखेंगे अपडेटेड वर्जन मिलता है। कुछ और क्वेश्चन है? एक नियर मिस एक्सीडेंट का है, कई लोग बताते हैं डर के बारे में कि मुझे डांट पड़ेगी, मैंने ये चीज नहीं फॉलो किया तो एक्सीडेंट होते होते बन गया, इसका क्या है, उसको कैसे? नहीं, इसके लिए होता है कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। अब यहाँ पे क्या है वो नहीं जानते हैं, और ये दिल पे नहीं लेने का बहुत बात, दिमाग पे लेते हैं, तो उसमें क्या है कि सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है। हम लोग प्रमोट करने के लिए जो नियर मिस रिपोर्ट करेगा, तो जैसा मैं 100 रुपये 50 रुपये ऐसे करके देते थे, और उसको एक टीम के द्वारा इवेल्युएट भी करते थे कि किस नियर मिस में ज़्यादा इम्पैक्ट था दुर्घटना का या इंजुरी का। मान ये नहीं है कि अगर 200 रिपोर्ट कर दिए तो सभी को प्राइज दे ही दें, तो उससे क्या है कि वो प्रमोट होता था और थोड़ा ईजली होता था कि टेक करने में जो भी NC है, नॉन परफॉर्मेंस, और फिर क्या है उसको रेक्टिफाई करना है। तो ऐसे प्रमोट करना पड़ेगा। पहला क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक तो रहता है कि डर की भावना रहती है कि हम बताएंगे तो क्या है कि शायद मुझ पे चिल्लाएंगे या डांटेंगे। फिर ब्लेम जैसा भी रहता है कई बार कि हाँ एक डिपार्टमेंट अगर मानते हैं कोई नियर मिस देखा और बता दिया तो नहीं है मेरे डिपार्टमेंट की क्यों कंप्लेन की है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन से पहले निकालना पड़ेगा। ये एक डर जैसी भावना, ब्लेम जैसा, उसको क्या पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा कि एक हम लोगों को क्या है कि इंप्रूवमेंट के चांसेस मिल गए। ये कोई रिपोर्ट किया कि मतलब कि इंप्रूवमेंट के हमको चांसेस मिल रहा है, ठीक है। अब नियर मिस हुआ, इन्वेस्टिगेट किया, 5 पॉइंट उसमें कंप्लाइंस करना, 5 नहीं 2 ही कर दिए तो कुछ तो रिस्क लेवल वहाँ पे कम हो गया। तो ये करके हम लोग क्या है कि इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये काफ़ी जरूरी है नियर मिस रिपोर्ट। इसीलिए क्या है कि हम लोग ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी जाते हैं तो इसलिए ये फोकस करते हैं कि वीक में क्या है कि प्लांट में 5-10 होने ही चाहिए नियर मिस रिपोर्ट। कुछ और पूछना है? ठीक है, तो रहने दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू।